हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उत्तराखंड के। लगभग 17 से 18% जो रहेंगे उत्तराखंड के रहेंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और बाकी जो बचे यानी कि 7 प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। प्रश्न है उत्तराखंड में, अभी तक आपने इसका उत्तर सही सोच भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। उत्तराखंड में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और हो सके तो बड़ा भी लिखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, अगला ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अगला है कारवेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है दोस्तों आज का प्रश्न। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया है। और एक जो है कि सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालय में होती है। तो दोस्तों बाह्य हिमालय जो है, बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय का पाद भी इसे कहा जाता है। और इसका जो प्राचीनतम नाम था शिवालिक श्रेणी का वो था मैनाक पर्वत। तो ये इनको थोड़ा इन्होंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो उसी का नाम है। वो जो प्रश्न में था उस तरह का प्रश्न था वो। और जो मिशन अभी उत्तराखंड पुलिस ने चला रखा है, ये एग्जाम में बन सकता है। मिशन हौसला के तहत इन्होंने लिखा है कि मिशन हौसला के तहत, इस मिशन के तहत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा, दवाई, राशन आदि दिलाने में मदद की जाएगी। तो ये है मिशन हौसला। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। आज का पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन। बाकी दो ही हमारे सिलेबस में हैं, तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने जरूर देखने को मिलेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है और ये सिलेबस में है और इनसे प्रश्न एग्जाम में बनता है। जैसे इनका मूल नाम था, वो एग्जाम में पूछा गया, मूल नाम था इनका केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे था इनका मूल नाम, किसका, राहुल सांकृत्यायन का। ये सांकृत्यायन जो है ये वर्तनी भी पूछा जाता है, वहाँ पर लिखा हुआ है सांस्कृत्यायन या सांकृत्यायन, इस तरह के 2-3 लिखे होंगे, तो वर्तनी भी आपको याद रखना है। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन, मूल नाम था केदारनाथ पांडे और इनका उपनाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो किसे महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, सीधे आयोग पहले प्रश्न पूछ चुका है, तो महापंडित भी इनको कहा जाता है। और जो इनसे और बन सकता है प्रश्न, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक या फिर पितामह आप कह सकते हैं, तो वो भी इनको कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, और जैसे इन्होंने और इस तरह का और लिखा है, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, इस तरह का ये लिखते थे। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1958 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में किस रचना के लिए, तो मध्य एशिया का इतिहास के लिए, मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न एग्जाम में बनता है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन। महादेवी वर्मा, ये भी सिलेबस में, इनके बारे में बहुत कुछ है, तो आगे हम इनके बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उबटन शब्द का तत्सम रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है उर्दतन, उपलेपन, उदरतन या फिर उपलेपन। तो इनमें से आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदरतन। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उबटन का तत्सम होगा। तत्सम यानी कि संचिकृति के समान, तद्भव यानी कि उससे परिवर्तित होकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशान, झंडा, ध्वज या फिर परस्तर। तो पताका का निशान भी होता है, झंडा भी होता है, ध्वज भी होता है, केतु भी होता है, ये सब होते हैं। पर परस्तर जो है पत्थर का होता है, पत्थर, पाषाण और ये सब होता है पत्थर का पर्यायवाची। तो यही नहीं हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पर्यायवाची भी एग्जाम में आते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है,
या फिर आज हम स्कूल जाएंगे। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता होता है, जैसे यहाँ पर हवा कैसे बह रही है, तो धीरे धीरे बह रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। क्रिया विशेषण से इस तरह से 4 ऑप्शन दे रहेंगे, पहचानो, पर आपको पहचानना आना चाहिए। बाकी ये जैसे हवा धीरे धीरे बह रही है या कुछ और भी चीज़ें इस तरह के वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस काल में तो दिखेंगे भी। और इस वाक्य में हर कोई, ये जो शब्द है ना, हर कोई किस प्रकार का शब्द है ये आपको यहाँ पर बताना है। एक वचन है, सदैव बहुवचन है, बहुवचन है, या फिर सदैव एक वचन है। पर इस क्वेश्चन ने मतलब कि इस तरह के ऑप्शन बन गए, तो इसमें से एक वचन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सदैव बहुवचन है फिर इनमें से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदैव एक वचन होता है। जो हर कोई है, जैसे आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार, जो हर कोई यहाँ पर था, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हमेशा जो हर कोई मतलब कि एक वचन के लिए ये प्रयोग में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया हमारा उत्तराखंड क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, एक तरफ हवाई पट्टी दी हुई है और एक तरफ जनपद दिए हुए हैं, इनमें से आपको सुमेलित यहाँ से करना है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, ये तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा तो ऑप्शन नंबर डी 4 की तरफ जाएंगे हम, देहरादून में है। फूलबाग पंतनगर, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। नैनी सैनी हवाई अड्डा, ये पिथौरागढ़ में है, नैनी सैनी हवाई अड्डा। और गौचर हो जाएगा ये चमोली में। तो यही आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी यहाँ पर इस तरह से कूट में ये दिए हुए हैं, नहीं ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन तो खैर छोड़िए, पर इनको आप याद रखिएगा, ऑप्शन तो कोई भी होगा। जॉली ग्रांट देहरादून, फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर, नैनी सैनी पिथौरागढ़, गौचर चमोली, माँ गंगा हवाई पट्टी ये है उत्तरकाशी में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जॉली ग्रांट का नाम भी अटल जी के नाम पर ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं। एग्जाम की बात करें, किसी एग्जाम में आया है तो सहायक समीक्षा अधिकारी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। इतने बड़े एग्जाम में और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न होगा ये। उत्तराखंड के कौन राज्यपाल नहीं रहे। मार्गरेट अल्वा पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की हैं, 4थी नंबर की। BL जोशी, सुदर्शन अग्रवाल, ये BL जोशी भी हैं। सुरजीत सिंह बरनाला, ये तो पहले ही हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन है, नित्यानंद स्वामी। अब नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। तो आपने बिल्कुल आसानी से पहचान लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी निश्चित रूप से एग्जाम में बनेंगे। कौन 6वां राज्यपाल है, जैसे अभी एग्जाम में बना था, तो जैसे KK पॉल, 7वें वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। तो इस तरह यहाँ से भी प्रश्न जरूर बनता है। आप देखिए कि खुद इतने बड़े एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म साहित्यकार व पूर्व मुख्यमंत्री, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं और साहित्यकार भी हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। भीड़ साक्षी है, सपने जो सोने ना दे, केदारनाथ की आपदा की सच्ची कहानियाँ, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। तो ये आपको यहाँ पर बताना। मेजर निराला, याद आली टिहरी, लिया ढूंगार या फिर चेली। तो इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा है, मेजर निराला, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके उपन्यास पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले के कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष में 2 बार कृषि कुंभ का आयोजन किया जाता है। रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या फिर चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ये कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर 2 बार कृषि कुंभ का आयोजन होता है। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को पंडित नेहरू जी ने। और इसका नाम आप देखेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया कब, 1972 में। 1972 में GV पंत के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम रखा गया, पंतनगर में। और 2 बार यहाँ ये जो कृषि कुंभ है ये वर्ष में ये लगता है। तो उधम सिंह नगर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति कब लागू हुई। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नई पर्यटन नीति, पुरानी पर्यटन जो इससे पहले जो पर्यटन नीति थी और पर्यटन वर्ष, तो ये सब हम देखेंगे। उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति कब लागू हुई। 8 अगस्त 2018, 9 दिसंबर 2018, 5 अगस्त 2019, 21 दिसंबर 2019। तो ये 2019 वाले तो दोनों ऑप्शन हम हटा देंगे। अब दिसंबर या फिर अगस्त, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अगस्त 2018 को नई पर्यटन नीति उत्तराखंड की यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है। जो प्रथम पर्यटन नीति कहेंगे जो वो आई थी कब, 2011 में, सॉरी 2001 में, 2001 में आई थी नई पर्यटन नीति।
तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड ने पर्यटन वर्ष जो घोषित किया था 2015 को भी किया था और 1 को भी। और जो ये 2018 की पर्यटन नीति है, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। तो इस तरह के कुछ इसके उद्देश्य हैं पर्यटन नीति के, और भी इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, नई पर्यटन नीति 8 अगस्त 2018 को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। जैसे शैलेश मटियानी है, बहुत सारा कुछ लिखा है, जैसे बहुत जो भी सिलेबस में, अब उनकी जैसे 3-4 रचनाएं, 3 रचनाएं दे दी, कौन सी एक नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बनेंगे। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, तो एक एग्जाम में तो ये पूछ लिया, पर अगले एग्जाम में अलग आएगा। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो अलग दिख रहा होगा, आप आपने नहीं भी पढ़ा है, तो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। बाकी ये तीनों लगभग आपको एक ही जैसे दिख रहे होंगे। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आखिर ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है धर्मपाल सिंह मनराल। धर्मपाल सिंह मनराल की पुस्तक है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है सिर्फ 1 नंबर के लिए। तो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किसकी पुस्तक है, तो धर्मपाल सिंह मनराल। मध्य हिमालय की कला किसकी पुस्तक है, सिर्फ एक नंबर के लिए। यहाँ पर तो इस तरह से पूछा, पर ये यहाँ पर 4 बुक दिए, तो इसमें भी 1 ही नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यशवंत कटोच कई बार, मध्य हिमालय का पुरातत्व 1 नंबर के लिए कई बार ये भी पूछा गया है इस एग्जाम में। तो इस तरह से उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये तो खैर आपके पास बुक होगी, तो ये सभी हैं। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1854 में कौन सा कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया, अब स्टेनो की एग्जाम में भी आया था कुछ अलग तरह से, कि भारत का एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था करके। खैर वो तो आपको बिल्कुल आसानी से पता है। तो यहाँ पर भी इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा है। 1854 में कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो 1854 में तो थॉमसन, पर इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। और ये एशिया का जो पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, भारत का भी कहेंगे। और इसको जो दर्जा दिया गया था विश्वविद्यालय का, वो दिया गया था 21 सितंबर 2001 को। 21 सितंबर 2001 को दिया गया था रुड़की विश्वविद्यालय को 7वें IIT का दर्जा। और ये 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये घुड़दौड़ी पौड़ी में है। घुड़दौड़ी पौड़ी में है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ है। महिला इंजीनियरिंग कहाँ पर है, तो सुद्धोवाला देहरादून में है। सुद्धोवाला देहरादून में। तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन अलग से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इस तरह से दिया हुआ है महिला इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, द्वाराहाट, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। सुद्धोवाला, पौड़ी के ऑप्शन रहेंगे, कुछ और ऑप्शन रहेंगे। तो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज तो देहरादून, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा। किस वर्ष ग्लेशियर विज्ञानी डॉक्टर DP डोभाल को टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन सूची में शामिल किया गया। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि डॉक्टर DP डोभाल का संबंध किससे है, तो ये ग्लेशियर विज्ञानी है। तो 1 नंबर तो आपके लिए एग्जाम में ये भी बन सकता है कि डॉक्टर DP डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ग्लेशियर विज्ञानी। 1 नंबर तो प्रश्न से बन गया। अब जो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इनको टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन सूची में कब शामिल किया गया था, 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में इनको टाइम मैगजीन की जो वैश्विक पर्यावरण चैंपियन सूची है, इसमें इनको शामिल किया गया था DP डोभाल को। और ये वाडिया इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ स्थित है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में, तो उससे ये जुड़े रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ग्लेशियर विज्ञानी और DP डोभाल। तो इतना आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनका संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। बिश्नी देवी शाह और कुंती वर्मा, कमलेंदुमती शाह, श्रीमती चंद्रवती लखनपाल। तो कुंती देवी वर्मा को तो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के भी आदेश जारी हुए थे। बिश्नी देवी शाह ये जेल जाने वाली थी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह आजीवन, मतलब कि आजीवन जैसे जीवन भर, आजीवन अव्ययीभाव समास। तो इसमें आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही थी कमलेंदुमती शाह। और इनको 1958 में पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण। और तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। 1952 में ये सांसद भी बनी थी।
और जीवन ज्योति इनकी कविता संग्रह है। और एक और है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। और नरेंद्र शाह की, जो कि नरेंद्र शाह टिहरी महाराज, तो उनकी ये धर्मपत्नी थी, क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थी, एक ये भी थी उनमें, कमलेंदुमती शाह एक और थी। और नरेंद्र शाह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती कब? 1950 में। किस पवार शासक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी? शायद अभी तक तो नहीं बना प्रश्न इस तरह से। किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? श्याम शाह। तो इस तरह के क्वेश्चन पर, लेकिन जो नरेंद्र शाह सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, कार दुर्घटना में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवन इंडिया वुमेन एसोसिएशन के सदस्य रही तो कमलेंदुमती शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग से। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से इनका संबंध है और इनको प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था और इनकी शायद मृत्यु भी हो गई थी कुछ टाइम पहले। हरि सिंह थापा प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य तो कोच को दिया जाता है, आपको भली भांति पता है। कब दिया गया था प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो 2013 में, 2013 में इनको दिया गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बाद फिर अभी बाद में और उत्तराखंड आएगी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसमें जो बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। तो 112 में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 110 में है धन विधेयक, तो ये भी बहुत बार प्रश्न बन चुका है प्रश्न की धन विधेयक किसमें? तो 110 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक और वित्त मंत्रालय भारत सरकार या फिर आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के द्वारा। एक्जिम बैंक की स्थापना भी 82 में हुई थी, 1982 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन या फिर आइसोथर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही तापमान वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं आइसोथर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको सुमेलित करना है और कई बार से वीटी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर का किससे, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। एपी कल्चर की बात करें तो कोई ना कोई आपको जरूर पता होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आसानी से कर ले जाएंगे। एपी कल्चर हो जाएगा किससे संबंध? एपी कल्चर तो ये हो जाएगा किससे? शहद से। जैसे आपको वीटी कल्चर पता होगा तो वीटी कल्चर ये हो जाएगा अंगूर से। पीसी कल्चर मत्स्य से। सेरी कल्चर रेशम से। तो ये आपको किसी न किसी ऑप्शन में जरूर मिल जाएंगे। वैसे भी एपी कल्चर की बात करें तो शहद से है, 2 ही ऑप्शन है। जैसे अब 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अगला जो बात करें सेली कल्चर रेशम उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, ये ऑप्शन तो एग्जाम में गोला भरेंगे आप। एपी कल्चर किससे? शहद से। सेरी कल्चर किससे? रेशम उत्पादन से। पीसी कल्चर किससे? मत्स्य से। विटी कल्चर किससे? अंगूर से। तो 2 बार मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए, क्योंकि सुन के चीज़ें याद रहती हैं। तो ये 1 नंबर के लिए भी कई बार जैसे सेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो इस तरह से भी बनते हैं। तो ये तो आपके लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति की घोषणा की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। अभी 1950, 1952, 1956, 1981। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। जो प्रथम जो वन नीति कहेंगे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत की जो कहेंगे ये 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और जो नई वन नीति आई थी यानी कि संशोधित वन नीति भी जैसे कहते तो 1988 में, 1988। और ब्रिटिश काल में जो वन नीति 1894 में, 1894 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदफा, नमदफा। तो ये कहाँ है? तो अरुणाचल में। तो ये हो जाएगा, क्यों पूर्वी हिमालय पूछा है तो नामदफा। बाकी कार्बेट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, तो कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। किबुल लामजाओ तैरता हुआ, ये मणिपुर में है। लोकटक झील भी मणिपुर में ही जैसे, तो ये और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का एक बार 1 नंबर के लिए बन सकता है प्रश्न। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। और कौन सुमेलित नहीं है? इस तरह से भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। फॉरेस्ट गार्डन पूछा गया सिमलीपाल का है, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर बने हैं कि कौन सा कहाँ स्थित है करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदफा ये राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है पेड़साल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पेड़साल ग्राम सलासर की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष की? अब एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि पेड़साल की खोज किसने की, फड़कानौली की खोज किसने की, और यशोधर मठपाल ने की। तो 1 नंबर तो आपका ऐसे बन गया, सिर्फ 1 नंबर के लिए पूछा सकता है। वहाँ पर और ऑप्शन होंगे जैसे MP जोशी, और भी ऑप्शन होंगे, हेनवुड, इस तरह के ऑप्शन होंगे। 1989, 1985 या फिर 1995 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें पेड़साल और फड़कानौली आपने भी पढ़ा है और इनके द्वारा की गई है यशोधर मठपाल के द्वारा, पर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये पेड़साल 1985 है, फड़कानौली 1985 है। आपको होती होगी क्योंकि अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेड़साल की कब? 1989 में, और फड़कानौली की 1985 में। कोई ट्रिक हो तो आप इस तरह से जो कुछ भी करके याद रखेगा, लेकिन पेड़साल की हुई है बाद में और फड़कानौली की हुई है कब? 1985 में। तो ये दोनों इनके द्वारा की गई है। दोनों कहाँ स्थित हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं। पेड़साल अल्मोड़ा में स्थित है, और लाखू गुफा भी यही है जैसे। और ये दोनों के दोनों सुयाल नदी के तट पर हैं। सुयाल नदी सालमली जिसका नाम है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पेड़साल 1989, फड़कानौली 1985। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यशोधर मठपाल की पुस्तक कुमाऊं की चित्रकला, 1 नंबर के लिए सीधे सीधे बनेगा कि कुमाऊं की चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो यशोधर मठपाल की है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। पौड़ी भी होता तो पौड़ी भी करते हम, अल्मोड़ा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर इसमें क्या रही? ऋणात्मक रही है, यानी कि पलायन के मामले में आगे होंगे जैसे पौड़ी और अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी या फिर चमोली। तो नैनीताल तो होगा नहीं। भक्त दर्शन पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। पौड़ी गढ़वाल भक्त दर्शन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भक्त दर्शन से आपको और क्या याद रखना है? वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन। इनका जो नाम था वैसे राज दर्शन था। भक्त दर्शन तो फिर बाद में रखा इन्होंने। आजीवन जो खादी वो पहनने का भी इन्होंने संकल्प लिया था। राज दर्शन इनका नाम था। यही बन सकता है कि एग्जाम में भक्त दर्शन का तो मूल नाम था, वास्तविक नाम क्या था? तो राज दर्शन था। और इन्होंने 1939 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ कहाँ से? लैंसडाउन से। 1939 में किसके साथ? भैरव दत्त धूलिया के साथ। कहाँ से? लैंसडाउन से। इन्होंने जो पत्र निकाला था कौन सा निकाला था? कर्म भूमि। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ लैंसडाउन से कर्म भूमि नामक समाचार पत्र निकाला था भक्त दर्शन ने, इन्होंने साथ में मिलकर। तो पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको भरने को रहेगा को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? 7 ताल और 52 ताल, नैनीताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नैनीताल नहीं, नैनीताल खुद जनपद है, खुद नैनीताल है। 7 ताल नैनीताल में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 कंडी 52 ताल। यहाँ पर लिखेंगे 5 कंडी 52 ताल। उत्तराखंड का उबलता ताल भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है 5 कंडी 52 ताल। उत्तरकाशी में बहुत सारे ताल हैं, केदार ताल, डोडी ताल, बकरी ताल, बहुत सारे ताल हैं उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में यूकेएसएससी या किसी ने यूकेपीएससी कोई पूछ चुका है इस प्रश्न को भी। महात्मा गांधी के पिर्री भजन, ये भी आपने सुना होगा। पिर्री भजन है वैष्णव जन तो कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? ये आपको यहाँ पर बताना है। नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, सूरदास, कबीर दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। जो महात्मा गांधी जी का पितृ भजन है वैष्णव जन तो
तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह मेहता। ये कौन है, तो ये गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे, ये नरसिंह मेहता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, रोम्बा भाषा है थारू की, जौनसारी की, जाड़ की या फिर राजी की। तो रोम्बा जो है, रोम्बा भाषा, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल एक छोटा सा कोई भी कुछ उठा के। रोम्बा भाषा है, जैसे सूरगन त्यौहार है, बस सूरगन त्यौहार है, सूरगेन त्यौहार है, या फिर लोहसर त्यौहार है। सिर्फ एक एग्जाम इतना ही बन जाएगा कि लोहसर त्यौहार है। थारू, जौनसारी, जाड़ या फिर राजी, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो रोम्बा जो है ये जाड़ की है और जाड़ भोटिया की उपजाति है। जो मैंने आपको बताया लोहसर और सूरगन, ये इनके प्रसिद्ध त्यौहार हैं, ये इनके प्रसिद्ध त्यौहार हैं जाड़ के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जाड़ जनजाति जैसे कहाँ रहती है, तो उत्तरकाशी में रहती है, जैसे मारछा, तोलछा, जैसे चमोली में रहते हैं। तो भोटिया की उपजाति तो उत्तरकाशी में रहते हैं ये लोग, जाड़ लोग। और ये अपने आप को जाड़ हैं, तो जौ से जौ, तो जौ से अपने आप को जनक का वंशज भी कहते हैं। तो जाड़, रोम्बा, लोहसर और सूरगन, तो ये भी इनके त्यौहार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, जाड़ों के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2010, 2012, 2009, 2011। इसका सही उत्तर 2011, जुलाई 2011। आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा है, मैंने भी वहीं पढ़ा था, और जैसे गूगल में भी चेक किया तो फिर वहाँ देखा 13 मई 2013, 13 मई 2013। पर यहाँ पर ऑप्शन तो जैसे 13 तो दिया नहीं है, पर आपने इसके बारे में क्या पढ़ा, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। पर यहाँ पर तो जुलाई 2011 ही करेंगे हम, तो जुलाई भी नहीं है, तो सिर्फ सनी पूछा हुआ है। तो 11 और 2013 भी इसका देखा था मैंने कहीं पर। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। क्योंकि मानवाधिकार आयोग ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम प्रश्न यहाँ से बनता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार से भारत के संबंध में 1993 में, तो ये कई बार, जैसे कल ही प्रश्न आया था, जो कल का जो 100 क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी आता है एग्जाम में। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत बोला था उत्तर प्रदेश को, आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था। विक्टर मोहन जोशी, तारादत्त गैरोला, मुकुंदीलाल, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ब्रिटिश एवं कुमाऊं गढ़वाल से पहले एकमात्र व्यक्ति थे जो कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। पर लाइक बहुत कम आते हैं, 200-250 तक आते हैं, लेकिन 2000 लोग पर डे वीडियो को देखते हैं। खैर कोई ना। किस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कीर्तिनगर आंदोलन, विश्वविद्यालय आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, खैर टिंचरी माई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कीर्तिनगर आंदोलन। अगर यहाँ पर माना सकलाना विद्रोह भी रहता है तो तब थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं ना, और भोलू राम, नागेंद्र सकलानी, तो कीर्तिनगर कीर्तिनगर का है, टिहरी गढ़वाल में है। और ये हुआ कब था वैसे कीर्तिनगर आंदोलन, तो 1948 में। ठीक इससे एक साल पहले सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में। सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में। कीर्तिनगर, भोलू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे कीर्तिनगर में 1948 में। तो 1948 में शासक कौन थे, तो मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सत्य प्रसाद अतुड़ी द्वारा 10 मार्च 1929 को स्थापित बाल सभा। पहला क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन देखने से पहले सत्य प्रसाद अतुड़ी द्वारा बाल सभा की स्थापना किसने की, सत्य प्रसाद अतुड़ी ने की। कब की, तो यहाँ पर डेट दी हुई 10 मार्च 1929 या 1929 सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो एक दो क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाते हैं कि सत्य प्रसाद अतुड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी, किसने की थी, सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। कब की थी, तो 1929 10 मार्च से। इसका उद्देश्य क्या था, ये यहाँ पर पूछा है। बालकों में चरित्र निर्माण, बालकों में देशभक्ति, या फिर ये और दोनों, इसको दोनों कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चरित्र निर्माण, देशभक्ति की अलग जगाना, और ये हो जाएगा दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, और इसमें से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।